हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2022-23 के मैथ के प्रैक्टिस सेट 8 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने मैथ के 7 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप इसे प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 1/6 धन 1/12 धन 1/20 इस तरह से करते हुए 1/56 तक लिखा हुआ है। इसका उत्तर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हर में संख्या है इसका हम ऐसा गुणनखंड करते हैं कि उनका अंतर 1 आए। जैसे यहाँ 6 है तो इसका क्या करेंगे, 6 को कैसे तोड़ेंगे, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। फिर 12 को कैसे हम तोड़ेंगे, 4 या 3 चौक 12। यहाँ हम इसको कैसे करेंगे, 3 चौक 12। 20 को 4 पंचे 20, 30 को 5 छक 30, और फिर 42 को कैसे तोड़ेंगे, तो 6 सत्ते 42, और 56 को 7 अट्ठे 56। तो यहाँ की ट्रिक क्या होती है, जो शुरुआत वाला यानी कि हमने 6 को तोड़ा है यहाँ पे, यहाँ देखिए हमने यहाँ ऊपर लिख देते हैं 2 × 3। 6 को हमने 2 × 3 में तोड़ा है। तो यहाँ शुरुआत वाला 1/2 और लास्ट वाला 1/8, इसको हम घटा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है 1/2 माइनस 1/8 बराबर कितना आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 4 माइनस 1 बराबर 3/8। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर है। इसका डिटेल अगर आप समझना चाहते हैं तो ये आप देखिए, 1/6 को हमने 2 × 3 में तोड़ा, मतलब 6 को हमने 2 × 3 में तोड़ा। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, 1/6 को लिख सकते हैं। इसका जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/6 ही आएगा। उसी तरह से 1/12 को क्या लिख सकते हैं, बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 1/3 माइनस 1/4, फिर बीच में प्लस है, इसको भी ऐसे लिखिए 1/4 माइनस 1/5, फिर बीच में यहाँ पे प्लस है 1/5 माइनस 1/6। इस तरह से करते करते लास्ट में आइए, यहाँ पर भी प्लस लगाइए, 1/7 माइनस 1/8। तो अब क्या होगा, ये देखिए माइनस में है प्लस में है, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, इस तरह से कटता जाएगा और ये भी कट जाएगा। केवल लास्ट वाला ये माइनस 1/8 बचेगा और शुरुआत में 1/2 बचेगा। तो इसकी ट्रिक यही होती है, अगर ये इसका गुणनखंड करने पे 1 के अंतर में टूट जा रहा है तो हम क्या करते हैं, शुरुआत वाला और अंतिम वाला इसी को घटा देते हैं, वही हमारा आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करना है और इसका उत्तर हमको लेके आना है। तो सबसे पहले हम 12 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 27 माइनस 28। तो 27 में से 28 नहीं जाएगा, मतलब 28 में से 27 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 यहाँ पे आ गया और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 26 और 1 कितना हो गया, 27। तो इस ब्रैकेट में आपका आ गया 27। यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस लगा है -27 नहीं है। जैसे आपका ब्रैकेट के बाहर ये माइनस है, लेकिन आप यहाँ पे 26 प्लस काउंट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखिए जब बार लगा हुआ है तो इस 27 को हम क्या देखेंगे, प्लस ही देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे आपका 27 हो गया। अब ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 27 माइनस में हो गया और 25 प्लस में हो गया। तो 25 में से 27 में से 25 को घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, कितना आएगा, -2 आ गया। और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर फिर से आपका माइनस है, तो फिर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका है 24 प्लस में 2 कितना हो गया, 26। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 23 माइनस, अब इसको जब अपने सॉल्व किया क्या हो गया, 26। यहाँ पे 24 था और प्लस में 2, 26 आ गया, मतलब यहाँ पे आपका आ गया 26। 23 माइनस 26 बराबर -3। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको निकालना है 45, 240 और 315 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, सबसे पहले एलसीएम जान लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए, वो लघुत्तम होता है। और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरह से कट जाएं। यहाँ पे संख्याएं पूरी तरह से कटेंगी और वहाँ पर क्या, वह संख्या पूरी तरह से, उस जो संख्या दी गई है उससे पूरी तरह से जो एलसीएम आएगा वो कटेगा। और यहाँ पे एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यहाँ पर दी गई संख्याएं पूरी तरह से कट जाएं। तो अब ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है 3, 15, 45 और 5। इसी में से आपका कोई ऑप्शन होगा। तो सबसे बड़ा आप ले लीजिए, महत्तम मतलब बड़ा,
45 को लीजिए आप, 45 कट जाएगा। 240 आपका 45 से नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब इसके बाद बढ़ा दिया हुआ यहाँ 15, तो 15 को लीजिए, 15 तो यहाँ 45, 15 एकम 15 और 15 छक्का 90, 15 30, 15 एकम 15, मतलब ये आपका कट जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे हम इन सभी संख्याओं को पूरी तरह से काट सकते हैं, तो वह है 15। 45 से सभी नहीं कटेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो 85 टोटल हैं, टोटल 85 हैं, जिसमें से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किया, मतलब -50% प्राप्त किए। तो कितने बचे यहाँ पे? 45 बचे। ये आपके जो +50% अंक पाए हैं या 50% अंक पाए हैं, तो इन्हीं का अनुपात हमको ज्ञात करना है। कह रहा है उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीधे सीधे हम अनुपात इनका ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 8 40 और 5 9 45, तो 8:9, यही हमारा ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो गया। केवल अनुपात आपको ज्ञात करना है। कह रहा है 85 छात्र हैं टोटल, जिसमें से 40 छात्र जो हैं वो 50% से कम अंक अर्जित किए, और जो शेष छात्र बचे हैं वो 50% से ज़्यादा अंक अर्जित किए होंगे। तो कह रहा है 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का, तो ये हो गई का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात, तो अनुपात क्या हो गया? 8:9। पांचवा प्रश्न देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए? तो यहाँ पर देखिए अनुपात क्या है, मान लीजिए फर्स्ट संख्या है और दूसरी, ये दो पूर्णांक है, इनका अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 3:4, और योगफल कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 70। निश्चित संख्या, निश्चित राशि दी हुई है 70, तो यहाँ पर योगफल कितना आएगा? 7, 4 3 7। तो हम संख्या यहाँ पर ये पहली संख्या निकाल लेते हैं और दूसरी संख्या निकाल लेते हैं कि कितनी है। ये तो अनुपात दिया हुआ है ना, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। एक बार 3 से गुणा कर देंगे और एक बार 4 से गुणा कर देंगे, तो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 7 दाहियम 70 कट गया, तो 3 दाहियम 30, यानी कि पहली संख्या 30 है और दूसरी संख्या क्या है? 4 दाहियम 40। ये संख्याएं प्राप्त हो गई। अब कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात 5:6 हो जाए? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इन्हीं पे से कोई एक चीज़ जोड़ी जानी है। 10 जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 40 और यहाँ हो जाएगा 50, तो 4:5 होगा, यानी कि ऑप्शन ये नहीं होगा। 20 जोड़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा 60, काट देंगे, मतलब 5:6 हमारा यही आंसर राइट हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं। सिक्कों का 20% 5 रुपये हैं, 25% 10 रुपये हैं, 15% 2 रुपये हैं और शेष 1 रुपये मूल्य वर्ग में हैं। तो रुपये 1 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये हमको ज्ञात करना है 1 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि 210 रुपये टोटल उसके पास हैं, जिसमें से 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो हैं 20%, और उसके बाद 10 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितना है? 25%। 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो हैं आपके 15%, और शेष मतलब 1 रुपये के सिक्के जो हैं वो कितने होंगे? तो टोटल 200 कितना है? 100% है। इसमें से 5 रुपये के 20% हैं, 10 रुपये के 25, 2 रुपये के 15, तो यहाँ बचे कितने? तो 25 और 15 40 20 60 हो गए 100 में से, तो बचा कितना? 40% आपके 1 रुपये के हैं। अब हमको इनका अनुपात निकालना पड़ेगा पहले। तो अनुपात कैसे निकलेगा? तो यहाँ ये टोटल है। अब 100% में 20% सिक्का किसके हैं? 5 के हैं, तो 20/100 हो गया। 100% में 25% 10 के हैं, तो 25/100 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 15/100 हो गया और यहाँ पे 40/100 हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि 100% में 40% सिक्के किसके हैं? 1 के हैं, तो 40/100 इसका अनुपात हो गया। अब यहाँ देखिए काट देते हैं, तो 20 25 100 और 25 चौका 100, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 और 20 25 100। यहाँ पर आ गया 1/5 अनुपाते 1/4 अनुपाते 3/20 अनुपाते 2/5। अब जो अनुपात होता है वो भिन्न में नहीं होता है, तो हम हारों का एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम?
5 4 20 और 5, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20। तो सभी हम क्या करेंगे 20 से गुणा करेंगे, जो इसका एलसीएम आएगा उससे सभी के अंश में गुणा कर देंगे 20 से, सब में हम 20 से गुणा कर दे रहे हैं। अब देखिए 5 चौक 20 और 4 पंचे 20, फिर 20 से 20 कट गया और 5 चौक 20, यहाँ आ गया आपका 4 एकम 4 अनुपाते 5 एकम 5 अनुपाते 3 और अनुपाते 4 दूनी 8, ये 4 है आपका, 4 दूनी 8। तो ये हमको अनुपात प्राप्त हो गया 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का। अब यहाँ टोटल रुपये का कितना कर रहा है 210 रुपये टोटल है। तो इस अनुपात को भी हम क्या करेंगे रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे होगा, यहाँ देखिए रुपये में बदलते हैं। तो 5 रुपये के 4 सिक्के हैं, 5 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो यहाँ इसका रुपया कितना हो गया, तो यहाँ देखिए 5 चौक 20 हो गया, प्लस में 5 सिक्के हैं 10 रुपये के, तो यहाँ कितना रुपये हो गया, तो आपका यहाँ पर निकालिए 10 बचे 50 रुपये हो गया, प्लस में 3 सिक्के हैं 2 रुपये के, तो 3 दूनी 6 रुपये हो गया, प्लस में 8 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो 8 हो गया। टोटल योगफल कितना हो गया 50 20 70 और 70 8 78 और 6 84। तो टोटल की तुलना हम टोटल से कर देंगे। निकालना है हमको 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 8 है, 8 निकालना है, 8 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21 से 10 बार में कट गया, यहाँ पर टोटल आ गया कितना 20। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, आप ध्यान से देखिए। परवेज टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से संबंधित है। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। यदि परवेज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है तो गौतम की गति क्या है, ये हमको बताना है। यहाँ पर कह रहा है एक टाउन यहाँ पे है ए और एक टाउन यहाँ पे है बी। यहाँ से परवेज चलना शुरू करता है और यहाँ से गौतम चलना शुरू करता है। ये दोनों किसी स्थान पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ मिलते हैं यहाँ के बाद का समय दिया हुआ है, परवेज का 12 घंटे लगता है बी तक पहुँचने में, और गौतम को ए तक पहुँचने में कितना कह रहा है 3 घंटे लगता है। यहाँ 12 घंटे इसको लगता है और 3 घंटे इसको लगता है, और इसकी चाल कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल हमको निकालना है। तो जब मिलने के बाद का समय दिया होता है तो चाल तो जो होती है वो समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ देखिए समय दिया हुआ है, समय परवेज और गौतम, इसको 12 लगते हैं और इसको 3 घंटा लगता है। तो जो चाल होगा वो समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब 3 अंडर रूट में ये इधर हो जाएगा और अंडर रूट में 12 इधर हो जाएगा, ये अनुपात प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कौन चलता है, परवेज चलता है। यहाँ चाल कितनी है अंडर रूट 3, तो 60 की तुलना हम अंडर रूट 3 से कर देंगे, और निकालना क्या है, ये चाल हमको गौतम की निकालना है, तो अंडर रूट 12 से हम गुणा कर देंगे। अब यहाँ बराबर हो जाता है 60 और ये 12 रूट के अंदर 12/3, चूँकि यह भी रूट में है यह भी रूट में है, तो 3 चौक 12, यहाँ आपका आ गया 60 और रूट 4 बराबर 60 गुणे 2 बराबर 120। तो 120 हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। रेलगाड़ी पी और क्यू समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती हैं। ट्रेन पी और क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। यदि गाड़ियों की चाल 2:1 के अनुपात में है तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करिए। तो लंबाई का अनुपात हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर एक ट्रेन है, ये P है, और यहाँ पर एक ट्रेन है, ये Q है। चाल जो है इनका 2:1 के अनुपात में, मतलब यहाँ हम x मान लेते हैं और इसको भी हम x मानते हैं, तो यहाँ पे आपका 1x मतलब x हो गया। दूरी इसकी हम L1 मान लेते हैं और इसको L2 मान लेते हैं। अब दिया हुआ है कि जो P है वो Q को 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 60 सेकंड समय बराबर दूरी कितना हो गया, दोनों ट्रेन की दूरी जो है वही लंबाई दूरी का काम करेंगी, तो L1 प्लस में L2 जुटा। क्यों, क्योंकि दूरी हमेशा ट्रेन की जो लंबाई है वो हमेशा जुटेगी। क्यों जुटेगी, क्योंकि समांतर दिशा में जाएं या विपरीत दिशा में जाएं, दोनों स्थितियों में हमेशा लंबाई जुटती है और चाल घटती है। अगर समांतर दिशा में जा रहे हैं तो घटेगी और विपरीत दिशा में आ रही हैं तो जुटेगी। यहाँ पर हो गया 2x - x।
अब इसमें से इसको घटाएंगे तो x हो गया, इधर गुणा हो जाएगा, तो L1 प्लस में L2 बराबर 60x, ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब कह रहा है ट्रेन P में एक यात्री बैठा है जो Q को 40 सेकंड में पार कर लेता है। तो 40 सेकंड में पार करता है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे दूरी क्या होगा, तो दूरी केवल Q की लंबाई होगी, क्योंकि Q को पार कर रहा है, व्यक्ति है, उसकी कोई लंबाई नहीं है, ऊंचाई है, लंबाई नहीं है, ट्रेन की लंबाई होती है। तो यहाँ पर देखिए दूरी में हो जाएगा L2 अपान, और चाल तो सेम ही रहेगा 2x माइनस x, क्योंकि जिस चाल से ट्रेन चलेगी उसी चाल से आदमी भी चलेगा। तो यहाँ पर ये भी घट जाएगा, तो 40x बराबर हो गया L2 बराबर आ गया 40x। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो यहाँ से हमारा L1 का मान निकल जाएगा। तो L1 बराबर कितना आ गया, 60 माइनस 40 बराबर 20x। यहाँ पर x है सब में, 60 माइनस 40 बराबर 20x आ गया। अब इसी का अनुपात हमको ज्ञात करना है, L1 अनुपाते L2, यही ज्ञात करना है। तो 20x अनुपाते 40x, यहाँ देखिए आया है L2 आपका 40 है और L1 आपका कितना आया है, 20 आया है। तो इसको आप काट दीजिए, ये कट जाएगा, शून्य कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 अनुपाते 2, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य होता है उसे विक्रय मूल्य कर देते हैं और विक्रय मूल्य के साथ जो है उसे क्रय मूल्य कर देते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य के साथ 20 है तो ये क्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य के साथ जो है उसे हम विक्रय मूल्य कर देते हैं। तो विक्रय मूल्य हो गया कितना, 15। यहाँ कितने की हानि हो रही है, 5 की हानि हो रही है। तो 5 बटे क्रय मूल्य है 20 गुणे 100, 20 पंचे 100, 5 बचे 25% की हानि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को रुपये 1975 में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया। तो 1975 में खरीदा मतलब क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, और निकालना है 12% लाभ पर बेचा मतलब 112 हमको निकालना है, तो विक्रय मूल्य हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको हम काट देते हैं 25 से, तो 25 सत्ते 175, और यहाँ पे आपका आ गया 22, और 25 नवा 225, 25 चौके 100, 4 से इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 अठे 32। अब यहाँ पे आपको इसका गुणा कर लेना है, उसके बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 9 72, 2 आ गया यहाँ 7, और 8 सत्ते 56, और 9 दूनी 18, तो 8 7 15 6 21, 1 और 5 1 6 और 2 8, यहाँ पे 1 आ गया, और 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 2 22, मतलब 22 12 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर है। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। यदि रुपये 750 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में रुपया 1000 हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। तो हम 1 वर्ष में देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है और 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 750 है और 750 से कितना हो जा रहा है, 1000 हो जा रहा है। कितने वृद्धि हो रही है, 250 की वृद्धि हो रही है। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। तो हम 1 वर्ष में निकाल लेंगे, तो 250 में हम 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 250 में हम 5 से जब भाग देंगे तो 5 5 25, 50 आ गया। 1 वर्ष में 50 ब्याज मिल रहा है, तो 10 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 50 गुणे 10 बराबर 500, और मूलधन कितना है 750, इसमें ऐड कर दीजिए। टोटल राशि कितना हो गया, 7 5 12, 1250, 1250 ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं। रुपये 800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में रुपये 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। इसको हमने एक प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया हुआ इस प्रश्न को। तो यहाँ पर आर बराबर हमको निकालना पड़ेगा पहले। तो आर बराबर क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज 800 से 956 हो जाता है, तो कितना हो जा रहा है, बढ़ रहा है 156। ये ब्याज बढ़ रहा है, गुणे 100 बटा मूलधन कितना है 800, और गुणे समय, समय कितना है 3 वर्षों में। इसी को काट देंगे तो यहाँ से देखिए कट गया, और 3 से ये कटेगा तो 3 5 15 और 3 दूनी 6 52 हो गया। और 8 से जब काटेंगे तो 8 6 48 और 8 5 40, यहाँ 10 हो गया।
तो 6.5% ही आ गया। अब कह रहा है इसमें 4% जब बढ़ जाएगा तो 4% प्लस कर देंगे तो यहाँ हो गया 10.5। तो अब इस प्रतिशत पर अगर r बराबर क्या हो गया 10.5, तो 800 रुपये पर 10.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का कितना मिश्रधन हो जाएगा। यहाँ पे मूलधन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ब्याज प्लस में मूलधन मिला के पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो 800 गुणे दर है 10.5 और गुणे 3 वर्षों में पूछ रहा है, और 100 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। यहाँ पर 8 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40 और 8 × 1 = 8, यानी कि आपका 8 दशमलव यहाँ एक अंक पे हो गया, तो मतलब 84 गुणे 3 कितना आ गया, तो 3 × 4 = 12, 2 आ गया, और 3 × 8 = 24, 1 = 25, तो 252 आ गया। 252 में आप क्या करेंगे 800 को ऐड करेंगे तो 8 × 2 = 1052। 1052 आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है। 800 प्लस में 252, ये क्या आ गया ब्याज आ गया, ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 1052, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है 20 मीटर और ऊंचाई है 5.4 मीटर, गुणा कर लेंगे तो 0 से ये दशमलव हट गया, और यहाँ पे आपका 54 दूनी कितना हो गया 108 मीटर स्क्वायर। 108 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं। त्रिज्या r वाले एक गोले तथा त्रिज्या r एवं ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो उसका फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ अनुपात बेलन का आयतन होता है πr² ये होता है। तो पाई से पाई कट गया, और यहाँ r² से r³ से 2 कट गया, एक r बचा हुआ है। तो यहाँ पर h बराबर भी दिया हुआ है 2r, मतलब यहाँ पर 4/3 r बचा हुआ है, और यहाँ पर आपका बचा हुआ है 2r, तो r से r कट गया। अब ये 3 से इधर गुणा हो जाएगा, 4/3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2/3। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। तो 2, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, और 19 के बाद फिर 23, 23 के बाद फिर आपका 29, 23 के बाद 29 हो गया, 29 के बाद फिर 31, और 31 के बाद फिर 37, और 37 के बाद फिर आपका 41, 41 के बाद 43, 47, और 47 के बाद फिर आपका 55 तक जाना है ना, तो 47 फिर आपका आ गया 53। कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 हो गया, ये हमारा हो गया। अब 16 में से बीच वाली 2 संख्याओं को हमको ले लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर हो गई, 7 इधर, बीच में 2 संख्या, इनको ऐड करके बटा 2 कर देंगे। तो 9, 3, 12, 2 हो गया, और 2, 1, 3 और 1, 4 बटा 2, 21 बार में कट गया। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया जा रहा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है। तो रीना ने 16 परीक्षाओं में कितना अंक प्राप्त किया 26 औसत प्राप्त किया। आगे कह रहा है श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी हैं। तो जो श्रेया है उसने 12 परीक्षाओं में कितना औसत प्राप्त किया 24 प्राप्त किया। आगे क्या कह रहा है, रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो जो शेष 4 परीक्षाएं बची हुई हैं इसमें कितना औसत वह प्राप्त करे कि इसके बराबर हो जाए, हमको निकालना है। ये अनुपात में हो गया, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16, ये हो गया। हम 26 को लेके चलते हैं यहाँ पे, और ये मानते हैं ये जा रहा है, तो जा रहा है। अगर कम लेके जाएगा तो हमारा फायदा होगा, अगर अधिक लेके जाएगा तो घाटा होगा। तो यहाँ देखिए 24 है, 2 कम है, ऐसे कितने हैं 3, तो 3 दूनी 6, चूँकि कम लेके जा रहा है तो हमारा फायदा होगा, प्लस हो गया 6।
बटे यहाँ 1 है, 1 से हम भाग दे देंगे, तो 26 और 6 कितना हो गया 32। तो यही हमारा 26 6 32। 32 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी यही कार्य 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए 5 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 10 हो गया। ए एक दिन में 2 कार्य करता है और बी एक दिन में 1 कार्य करता है। इसमें भाग दे देंगे, 5 से तो 2 आ गया, 10 से भाग देंगे तो 1 आ गया। दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये दोनों का हो गया। अब आगे कह रहा है वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। तो ए ने कितने दिन कार्य किया था? तो ए और बी जब मिलकर कार्य किए होंगे तो वही पूछ रहा है कितने दिन दोनों ने कार्य किया था, चाहे दोनों ने पूछे या केवल ए को पूछे। तो ए ने कितने दिन कार्य किया? तो जब ये कहता है समाप्त होने से पहले, तो हम क्या करते हैं, ए का कार्य जितना कार्य है 4 दिन पहले, तो इससे गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8। 8 कार्य को हम क्या करते हैं, टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं। अभी तक हम क्या करते थे, घटाते थे। जब कहेगा शुरू होने के 2 दिन 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, तो उसको हम यहाँ पर गुणा करके और इसको टोटल में से घटा देंगे। लेकिन जब अंत से कहेगा कि समाप्त होने के कुछ दिन पहले, तो उसको यहाँ गुणा करके टोटल वर्क में ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया टोटल वर्क? अब 10 प्लस में 8, टोटल वर्क कितना हो गया 18। टोटल वर्क अब हो गया 18। अब दोनों मिलके कितना कार्य करते हैं, एक दिन में 3 कार्य करते हैं, तो 18 कार्य कितने दिन में करेंगे, तो 3 6 18, मतलब कि 6 दिन आ गया। दोनों मिलके 6 दिन में कार्य करेंगे, लेकिन 4 दिन पहले चला जाता है कौन, ए। तो यहाँ से 6 में से हम 4 को घटा देंगे, मतलब 2 दिन। तो ये जो 2 दिन है, ये 6 दिन में टोटल कार्य हुआ, 6 दिन में पूरा कार्य हुआ, लेकिन 4 दिन पहले ए चला जाता है। तो ए और बी मिलके कितने दिन कार्य किए होंगे, 2 दिन कार्य किए होंगे। तो ए ने कितने दिन कार्य किया, उसने भी 2 दिन कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पे, यह एक पाई ग्राफ का प्रश्न है। पाई ग्राफ कर्नाटक की एक प्रकाशन संस्था के खर्च को दर्शाता है। यदि कुल खर्च रुपये 50,000 है तो परिवहन पर खर्च क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। तो टोटल खर्च कह रहा है 50,000 है, 50,000 टोटल है। और यहाँ जो पाई ग्राफ है ये आपका प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में है तो हम टोटल की तुलना 100 से करेंगे और निकालना क्या है, परिवहन पर खर्च। परिवहन पर यहाँ देखिए कितना है, तो ट्रांसपोर्टेशन पर 10% है, तो 10% हमको निकाल लेना है। तो ये काट देंगे, 2 शून्य, कितना आ गया 5,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तालिका दी गई है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है, तालिका में आपको दर्शाया गया है। 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख है और 2017 में व्यय किया गया कुल धन 150 लाख है। तो 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था, ये हमको ज्ञात करना है। तो 2016 का पहले हम वेतन निकाल लेते हैं। तो 2016 में हम निकालते हैं, यहाँ कितना है, टोटल 120 लाख खर्च हुआ है। टोटल की तुलना हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे, चूँकि आप प्रतिशत 16 का अगर ऐड कीजिए तो 100% आ रहा है टोटल। इसमें वेतन कितना है, 50 है, काट देंगे, 50 दूनी 100 और ये 60 बार में कट गया, मतलब यहाँ पर आ गया आपका 60। तो वेतन का कितना आ गया 2016 में 60 आ गया। अब 2017 में निकालेंगे, कुल खर्च कितना है 2017 में, यहाँ पर है आपका 150 लाख। इसकी तुलना में हम 100 से करेंगे और निकालना है वेतन। यहाँ पर वेतन आप ध्यान से देखिए 55 है, 55 से गुणा कर देंगे, ये कट गया। अब आपका देखिए 15 से इसको गुणा कर देंगे तो 15 पचे 75, 5 हो गया 7, 15 पचे 75 और 5 80 तो 82 और 10 से जब भाग देंगे तो एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव। तो 82.5 ये आ गया आपका 2017 में। अंतर निकालना, अंतर कर दीजिए, ये 60 है और ये 82.5 है, तो अंतर कितना आ रहा है 22.5, 22.5। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न देखिए आप ध्यान से। वर्ष 2016 में परिचालन की औसत लागत क्या है यदि कुल परिचालन लागत 120 लाख है? तो कुल परिचालन लागत 120 लाख है, तो 120 लाख टोटल की तुलना हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे और औसत निकालना है। तो 2016 का आप ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है, तो 2016 का टोटल 100% हो रहा है, तो 100 को ऐड करेंगे और बटा 3 करेंगे, बटा 3 करेंगे, चूँकि हमको औसत निकालना है।
तो 3 से हम भाग दे देंगे, यहाँ 100 से 100 कट गया और 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 मतलब 40। यही हमारा आंसर हो गया 40। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है 40 लाख। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को समझाने की पूरी कोशिश की। कुछ प्रश्न यहाँ पे बड़े थे जिसको हमने भी एक्सप्लेन करके आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कम समय लगेगा, क्योंकि हमें समझाना है तो हमें ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि जब आप समझेंगे तो हमें पढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तो आपका निश्चित रूप से कम समय लगेगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।